हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल टेक स्पार्क विद रिया। तो आज है हमारा लेक्चर 14। लेक्चर 14 में हम फील्ड्स क्या होती हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और लेक्चर 14 से पहले अगर आपने मेरा लेक्चर 13 नहीं देखा तो उसको जरूर देख लेना। लेक्चर 13 में हमने कंस्ट्रक्टर और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स को कवर किया था। और उसमें कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी अच्छे से कवर कर लेना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरी वीडियो और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो हमारे इस टॉपिक में हम देखेंगे फील्ड्स क्या होती है, सी शार्प में फील्ड्स को कैसे यूज किया जाता है। फिर एक्सेस मॉडिफायर्स किसकी हम देखेंगे यहाँ पे, फील्ड्स की। ठीक है, इससे पहले हमने क्लास में क्लास और ऑब्जेक्ट का जब टॉपिक कवर किया था वहां पे भी हमने एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़े थे, बट यहाँ पे हम फील्ड्स की एक्सेस मॉडिफायर को अच्छे से कवर करेंगे। और टाइप ऑफ फील्ड मॉडिफायर्स, और फील्ड मॉडिफायर्स के आगे कितने टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं, उसको हम इसमें अच्छे से देखने वाले हैं। और उसकी टाइप्स में हम उसका एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस रीड ओनली एंड कॉन्स्ट कवर करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। और ये वाला रीड ओनली और कॉन्स्ट का टॉपिक हम ऑलरेडी कवर भी कर चुके हैं डिटेल में, हम अपने लेक्चर 3 में। तो आप वहां से भी देख सकते हैं। बट इसमें भी हम अपने फील्ड्स में उसको कैसे यूज किया जाता है तो उसको हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी मैं उसको एक बार दोबारा से कवर कर दूंगी। तो फील्ड्स इन सी शार्प में हम देख रहे हैं कि फील्ड्स क्या होती हैं। सो इन सी शार्प ए फील्ड इज अ वेरिएबल। फील्ड क्या है, एक हमारा वेरिएबल की तरह है। दैट इज डिक्लेयर, जिसको हम डिक्लेयर करते हैं विद इन द क्लास और द स्ट्रक्ट। इसको हम किस में डिक्लेयर करते हैं, क्लास या स्ट्रक्ट के अंदर। इसका काम क्या है, सो इट इज बेसिकली यूज टू होल्ड सम डेटा और द स्टेट फॉर द ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करता है, अपने अंदर डेटा को होल्ड करता है, या मतलब स्टेट को होल्ड करते हैं किसकी, ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है। A field can have the different access modifiers and can be used in the various way depending upon the requirement of the class. तो field के अंदर भी access modifiers होते हैं जो हमने class and object के टॉपिक में कवर किया था। यहाँ पे भी हम आगे दोबारा से देखने वाले हैं कि access modifiers field के अंदर कैसे यूज होते हैं। तो इस access modifier से हम पर्टिकुलर field के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे हमें रिक्वायरमेंट दी जाएगी हम उसके अकॉर्डिंग अपनी फील्ड को क्रिएट इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है। देन आता है field store the data of the object and they have the different access level restriction depending upon how they are declared। तो यही चीज उन्होंने दोबारा से बोल दी। यहाँ पे पहले उन्होंने बोला कि field store the data for the object। तो field का काम क्या होता है, इसका काम है किसी भी ऑब्जेक्ट के डेटा या उसकी पर्टिकुलर स्टेट को अपने अंदर स्टोर करके रखना। मतलब जैसे कि हम किसी भी क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका कोई भी डेटा, जैसे कि उसका नेम, उसकी एज, उसका प्राइस, ये सारी क्या होते हैं, फील्ड के अंदर हम इसका डेटा उसके अंदर स्टोर कर मतलब फील्ड के अंदर इसका डेटा हम स्टोर करके रखते हैं। और एक्सेस मॉडिफायर के हेल्प से हम एक्सेस लेवल लगा सकते हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कैसे हम अपनी फील्ड को डिक्लेयर करना चाहते हैं। ठीक है। देन फील्ड का सिंटेक्स देख रहे हैं, तो कैसा है उसका सिंटेक्स। सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर्स लिखते हैं, तो हमने पढ़े थे कौन कौन से होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, इंटरनल, प्रोटेक्टेड इंटरनल, ये सब। तो यहाँ पे हम उसकी सिंटेक्स में देख रहे हैं कि कैसे इसको डिक्लेयर किया जाता है। सबसे पहले हम एक्सेस मॉडिफायर लगाएंगे, जैसे कि मैंने पब्लिक लगा लिया। देन इसके मॉडिफायर्स भी होते हैं, इसकी आगे 4 टाइप्स हैं जो हम आगे कवर करने वाले हैं। और सब एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि हमने यहाँ पे स्टैटिक लिख लिया फील्ड का, मीन्स कि हमारी जो फील्ड है वो किस टाइप की है, स्टैटिक टाइप की। उसका मॉडिफायर क्या है, स्टैटिक। रीड ओनली भी लगा सकते हो आप, कॉन्स्ट भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। देन टाइप, टाइप मतलब एक तरह से क्या होता है, यहाँ पे हम जो ये डेटा टाइप यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई भी फील्ड बना रही हूँ वो इंट टाइप की है या वो स्ट्रिंग टाइप की है, किस टाइप के, देन हम क्या देते हैं अपने लास्ट में, फील्ड का नेम। फील्ड का नेम, जैसे अगर मैं इंटीजर ले रही हूँ यहाँ पे, अगर मेरा डेटा टाइप, तो मेरी फील्ड का नाम जैसे हम एज ले रहे हैं, क्योंकि एज क्या होती है हमारी, इंट फॉर्म में होती है। तो इस तरह से ये होता है फील्ड का सिंटेक्स, और इस तरह से हम अपनी फील्ड को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। देन फील्ड के लिए एक और लाइन बोली गई, इट इज अ क्लास लेवल वेरिएबल दैट इज यूज्ड टू होल्ड द डेटा फॉर द ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या बोला गया, एक क्लास लेवल वेरिएबल मींस क्लास के अंदर एक तरह से जो हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसको एक तरह से हम फील्ड बोलते हैं। और फील्ड का काम क्या रहता है कि वो डेटा अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं, किसका, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। तो ये होती है फील्ड्स। आगे हम इसका अच्छे से सिंटेक्स और अच्छे से कवर करते हैं, और साथ ही में हम इसकी एक एग्जाम्पल भी देखते हैं।
तो इसमें हमने जो फील्ड्स के पीछे उसका सिंटेक्स देखा था, उसके कैसे कैसे उसको डिक्लेयर करना है, उसको स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ रहे हैं कि वो होती कौन कौन सी चीजें और उसको कैसे डिक्लेयर करना रहता है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि हम उसमें एक्सेस मॉडिफायर लगाते हैं, तो एक्सेस मॉडिफायर का होता क्या है और उसका काम क्या होता है, ठीक है। सो इट स्पेसिफाई द विजिबिलिटी ऑफ द फील्ड। तो एक्सेस मॉडिफायर्स हम ऑलरेडी कवर भी कर चुके हैं। इसका काम होता है फील्ड के साथ आप कौन सा एक्सेस मॉडिफायर लगा सकते हो, जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल, ये सब। इससे हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से हम कंट्रोल करते हैं कि कौन सी फील्ड के पास कौन सा एक्सेस है और वो कैसे उस पर्टिकुलर क्लास में हम उसको उस पर्टिकुलर फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो ये काम किसका होता है, एक्सेस मॉडिफायर्स का। इसकी एग्जांपल में कौन कौन सा था, पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड इंटरनली, हमने सारे कवर किए थे। तो मींस यहाँ पे हम सिर्फ ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर फील्ड के पास कौन सी विजिबिलिटी है, कि उसको कहाँ से एक्सेस किया जा सकता है और कहाँ से नहीं। और देन आते हैं हम फिर मॉडिफायर लगाते हैं। सो मॉडिफायर डिफाइन एनी एडिशनल रिस्ट्रिक्शन और द बिहेवियर ऑफ द पर्टिकुलर फील्ड सच एज द कॉन्स्ट, रीड ओनली और द कॉन्स्ट। तो इसमें क्या बोला गया है कि जैसे मॉडिफायर्स होते हैं, मॉडिफायर्स का काम क्या होता है, इसके अंदर आगे एडिशनल अगर हमें कुछ पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी है, तो वो हम लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडिफायर्स। और वो रिस्ट्रिक्शन लगेंगे कौन कौन सी मॉडिफायर से, जैसे कि हम या तो रीड ओनली यूज कर सकते हैं उसके अंदर, या कॉन्स्ट यूज कर सकते हैं। इन सबसे हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर फर्दर रिस्ट्रिक्शंस को हम एड ऑन कर सकते हैं। और ये काम किसका होता है, हमारे मॉडिफायर्स का। देन आते हैं टाइप। तो टाइप में हम डिफाइन करते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड की डेटा टाइप कैसे होगी। अगर हम एज स्टोर कर रहे हैं तो उसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर। क्योंकि अगर नंबर हम स्टोर करें तो जैसे 23 मैंने स्टोर किया है, तो वो इंट टाइप का है, तो हम उसकी डेटा टाइप इंट रखेंगे। देन हम अगर हमें नेम स्टोर करना है तो उसकी डेटा टाइप क्या रखेंगे, हम स्ट्रिंग रखेंगे, ठीक है। देन ऐसे ही डबल वैल्यू अगर स्टोर करनी है तो हम डेटा टाइप क्या रखेंगे, डबल। लास्ट में हम क्या लिखते हैं, अपने फील्ड का नेम, द नेम यू वांट टू गिव टू द पर्टिकुलर फील्ड। मींस हम फील्ड को अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नेम दे सकते हैं। और ना नेम देते टाइम एक चीज याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम हम कुछ भी नेम दे सकते हैं, बट आप नेम ऐसा देना जो लाइक उस पर्टिकुलर फील्ड का अच्छे से एक तुम्हें बता रहा हो कि हाँ इस पर्टिकुलर फील्ड को हम वहां पे बता रहे हैं, हमें मतलब उसके नेम से पता लग जाना चाहिए। और साथ में इसमें कैमल केसिंग और पास्कल केसिंग आपको पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप पर्टिकुलर जो भी फील्ड्स नेम दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग देना। तो ये एक बेटर वे होता है फील्ड्स को अच्छे से नेम देने का, ठीक है। और फील्ड नेम के बारे में एक चीज और याद रखना, फील्ड नेम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम डेटा को उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, और साथ में उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करने के लिए भी हम उस नेम का यूज करते हैं, ठीक है। देन आता है अपने पास एक्सेस मॉडिफायर्स, किसके, फील्ड्स के। तो ये क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर ये डिटरमिन करता है द स्कोप एंड द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द फील्ड, कि वो पर्टिकुलर फील्ड के पास क्या स्कोप है और उसको हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। दे डिफाइन वेयर एंड हाउ द फील्ड कैन बी असेस्ड। तो इसमें क्या होता है कि वो डिफाइन जो हम जैसे एक्सेस मॉडिफायर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे कि हमने पब्लिक के बारे में पढ़ा था। जब हम पब्लिक लगाते हैं एज अ एक्सेस मॉडिफायर्स, तो इसका क्या मतलब होता है, इसको हम किसी भी जगह से, मतलब किसी भी जगह से, मतलब कि उस पर्टिकुलर क्लास से या उस क्लास के बाहर से कहीं पे भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमें पता किससे चलता है, विद द हेल्प ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है। देन उसके बाद आती है हमारे पास कुछ टाइप्स उसकी। सबसे पहले पब्लिक आते हैं। तो पब्लिक फील्ड क्या करता है, द फील्ड इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। तो इसमें क्या होता है कि हमारे लाइक उस पर्टिकुलर फील्ड के पास एक्सेस है कि उसको कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल लगा लो कि जैसे हमारे घर में हमारा गेट हो गया, ठीक है। उस गेट पे कोई भी आ सकता है, हम उस पे किसी किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, है ना। तो इस तरह से पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर्स वर्क करता है। देन फिर अपने पास आता है प्राइवेट, द फील्ड इज ओनली एक्सेसिबल विद इन द क्लास। प्राइवेट में आप एग्जांपल लो डायरी की, कि आपकी कोई पर्सनल डायरी है, तो उस पर्सनल डायरी पे सिर्फ आपका हक है, आप उसको देख सकते हो, बट और कोई उसको देख नहीं सकता। तो इस तरह से प्राइवेट फील्ड वर्क करती है। पब्लिक में कौन सी एग्जांपल थी, अपने घर के गेट वाली एग्जांपल, ठीक है। देन अपने पास थर्ड नंबर पे आता है प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड में क्या होता है, प्रोटेक्टेड द फील्ड इज एक्सेसिबल विद इन द क्लास एंड एनी ड्राइव्ड क्लास। तो प्रोटेक्टेड में क्या होता है, जैसे कि आपके लाइक फैमिली की कोई एल्बम है, फैमिली एल्बम, अब उस फैमिली के एल्बम को देखने का हक वैसे तो है, बट इसमें आपके पास भी उसके राइट्स हैं, आप उसको देख सकते हो, साथ ही में आपकी फैमिली के
मेंबर्स के पास भी है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोटेक्टेड वाला फील्ड वर्क करता है, मींस आपके पास भी राइट है और डिराइव्ड क्लास मींस फैमिली मेंबर्स के पास भी एक्सेस है। देन इंटरनल, इंटरनल में क्या होता है, द फील्ड इज एक्सेसिबल ओनली विद इन द सेम असेंबली। इंटरनल में क्या होता है, जैसे कि आप सिटी की लाइब्रेरी लगा लो। अब क्या होएगा, अब जब आपकी पर्टिकुलर सिटी है, उस सिटी में अगर आप लाइब्रेरी में जाते हो, लाइब्रेरी कार्ड एक इशू होता है। लाइब्रेरी कार्ड जो है, उस लाइब्रेरी कार्ड की हेल्प से सिर्फ उस सिटी में जिनके पास लाइब्रेरी कार्ड है, वही सिर्फ उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी में जाके, मतलब उनके पास ही सिर्फ एक्सेस है। बाहर से कोई सिटी से बंदा आएगा तो उसके पास उसका एक्सेस नहीं है। ठीक है, इस तरह से इंटरनल वर्क करता है। देन अपने पास आता है प्रोटेक्टेड इंटरनल। ठीक है, द field is accessible within the same class and from the derived class outside the assembly। इसमें क्या होता है, जैसे कि सिटी के लोग हो गए या फैमिली के लिए, मींस कि कोई भी हमारी सिटी है, सिटी का एक जैसे कि हमारे पास कोई एक प्राइवेट पार्क बना हुआ है, तो उस पर्टिकुलर पार्क में क्या होता है, उस सिटी के लोग ही सिर्फ जा सकते हैं। और अगर आप भी उस सिटी में रहते हो तो ऑब्वियसली आपके फैमिली मेंबर्स के पास भी उसका एक्सेस है उस पर्टिकुलर पार्क में जाने का। तो इस तरह से प्रोटेक्टेड इंटरनल वर्क करते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में आता है प्राइवेट प्रोटेक्टेड। द फील्ड इज एक्सेसिबल विद इन द सेम असेंबली एंड ओनली फ्रॉम द ड्राइव्ड क्लास। तो इसमें क्या होता है कि फैमिली के अंदर या सिटी के अंदर, जैसे कि घर का एक सेफ रूम है, ठीक है, सिर्फ उसमें तुम्हारी फैमिली जो उस पर्टिकुलर सिटी में रहती है वही सिर्फ उस रूम को यूज कर सकती है। तो इस तरह से प्राइवेट प्रोटेक्टेड वर्क करता है। ठीक है, तो एक्सेस मॉडिफायर्स इन सिंपल वर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि वो ये डिसाइड करता है कि तुम्हारा जो डेटा है वो किस तक लिमिटेड है, या उसको हम किस पर्टिकुलर चीज तक ओपन रख सकते हैं। क्या उसको सारे लोग देख सकते हैं, या उसको सारे लोग यूज कर सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर पर्सन ही उसको देख और यूज कर सकते हैं। तो ये काम होता है एक्सेस मॉडिफायर्स का। और इससे पहले हमने एक्सेस मॉडिफायर्स अपने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के टॉपिक में भी कवर किया था। अगर आपको इसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ में अगर आपको तब भी क्लियर ना हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। और इससे पहले हमने उस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के टॉपिक में भी किया है, तो वहां से भी एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं फील्ड की एक एग्जांपल, जिसमें हमने यहाँ पे क्लास कार नाम की हमारे पास क्लास है। ठीक है, और उसके अंदर चार फील्ड हमने डिक्लेयर करी हैं। सबसे पहले वन है पब्लिक, देन प्राइवेट, फिर प्रोटेक्टेड, लास्ट में आते हैं इंटरनल। ठीक है, और इसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है, पहले एक्सेस मॉडिफायर्स जो हमने लगाए हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल, देन हम लगाते हैं अपने मॉडिफायर्स, फील्ड के मॉडिफायर्स जो हम यहाँ पे नहीं लिख रहे क्योंकि वो होते हैं ऑप्शनल। तो आपकी मर्जी है, आप लगाना चाहते हैं तो अगर कुछ आपको एडिशनल रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करनी है तो लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लगाओगे तो भी वो वर्क कर जाएगा। देन आप क्या करते हैं, डेटा टाइप्स लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग, फिर इंट, फिर इंट, फिर लास्ट में भी स्ट्रिंग, फिर हम अपनी फील्ड का नेम देते हैं। ठीक है, देन हमें पता है कि हमने लास्ट वाले चैप्टर में, लास्ट वाले लेक्चर में कंस्ट्रक्टर कवर किया था। कंस्ट्रक्टर का काम होता है टू इनिशियलाइज द फील्ड। तो फील्ड को इनिशियलाइज करने का तरीका होता है कि यहाँ पे हम चार फील्ड है तो चार पैरामीटर हम यहाँ पे पास करेंगे, और फिर हम इस तरीके से अपनी फील्ड को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो हमारी फर्स्ट वाली फील्ड का नाम था ब्रांड, और उसमें हम जो अपना पैरामीटर पास कर रहे हैं उसका नाम भी क्या है, ब्रांड। बट इन दोनों में फर्क क्या है कि नेम बेशक उनका सेम है, बट ये कैपिटल लेटर में फर्स्ट वाला लिखा है, मतलब कैपिटल में लिखा हुआ है ये बी, और यहाँ पे जो बी है ये स्मॉल में लिखा है। तो अगर इस इतना भी डिफरेंस है तो आपका जो आप फील्ड इनिशियलाइज कर रहे हो वो सही ढंग से हो जाएगी इनिशियलाइज। बट आप नेक्स्ट वाले में देखो, लास्ट के जो थ्री हैं, यहाँ पे हमने अपने दिस कीवर्ड का यूज किया है। दिस डॉट स्पीड इज इक्वल्स टू स्पीड। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मेरी स्पीड और स्पीड दोनों ही सेम है। तो अब ये बताओ कि क्या उनको पता चल पाएगा कि हम यहाँ पे पैरामीटर वाले को कॉल, मतलब यहाँ पे जो हमने दिस डॉट स्पीड लिखी है वो पैरामीटर की है या हमारी जो फील्ड असाइन करी है उसकी है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। जब आपके वेरिएबल का नेम, मतलब आपके जो फील्ड का नेम है वो किससे सेम हो, जो आपने अपना पैरामीटर पास किया है उसके साथ, अगर दोनों के नाम क्या हो जाएं, सेम हो जाए, तो आपको क्या करना है, दिस कीवर्ड का यूज करना है। तो दिस कीवर्ड करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट पर आप काम कर रहे हो उसी की रेफरेंस होती है दिस। ठीक है, तो इसका क्या यूज बताया मैंने, जब पैरामीटर और क्लास का वेरिएबल का नेम सेम हो
आपको दिस का यूज करना है, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर हम दिस नहीं लगाते ना तो सी शार्प कंफ्यूज हो जाता है और उसको ये पता नहीं लगता है कि ये अपन ने जो ब्रांड वाला, सॉरी, जो अपन ने स्पीड यूज करा है ये फील्ड वाला है या पैरामीटर वाला है। अगर आप दिस नहीं लगाते तो वो ऑटोमेटिकली पैरामीटर समझता है इसको, ठीक है। तो वो फील्ड की वैल्यू को अपडेट नहीं करता, ये बात आप याद रखना। और इससे क्या होता है, एक तरह से क्लैरिटी बढ़ती है। लाइक अगर नेम्स डिफरेंट भी हैं फिर भी अगर आप दिस यूज कर रहे हो तो उसको क्लियर हो जाता है कि हम यहाँ पे करंट ऑब्जेक्ट के वेरिएबल पे काम कर रहे हैं। तो सपोज अगर मेरे पास ये ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड वाला है, तो अगर मैं यहाँ पे दिस डॉट ब्रांड इज इक्वल्स टू ब्रांड लिखती हूँ तो ये भी वर्क कर जाएगा, ठीक है। बट अगर आपने यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल का पहले से ही डिफरेंस रख रखा है तो कोई इशू नहीं है, उससे उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बट अगर आपने नहीं रखा तो आप दिस लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देन आपने देखा 4 फील्ड्स हमने देख ली। अब हमें क्या पता है कि जो मेरी प्राइवेट फील्ड है, प्रोटेक्टेड है, इंटरनल है या पब्लिक है, वो इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर तो एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए हमने अपना एक मेथड बनाया डिस्प्ले डिटेल का, जिसके अंदर हम इन सबको क्या कर रहे हैं, कंसोल करवा रहे हैं। फिर हमने क्या किया, एक और क्लास बनाई प्रोग्राम क्लास, उसके अंदर मेन अपना मेन क्लास बनाई जिसके अंदर ये सारा वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी क्रिएट करते हैं कार टाइप का ऑब्जेक्ट। हमने मतलब ये वाली कार टाइप, जो ये वाली क्लास थी कार, इसका ऑब्जेक्ट हमने अपनी प्रोग्राम क्लास के अंदर बनाया, जिसका नाम क्या है ऑब्जेक्ट का, माई कार। और यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर के अंदर अपने आर्ग्यूमेंट्स मींस उसकी वैल्यूज को पास ऑन कर रहे हैं। और जो ये वैल्यूज होंगी वो कहाँ जाएंगी, इस वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर वो पास हो जाएंगी। और जो हमारे ये चारों फील्ड है उसको अब कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, जो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में पास करी थी, ठीक है। तो अब हम देखो कि अगर हमें ब्रांड को एक्सेस करना है तो ब्रांड को क्या हम एक्सेस कर सकते हैं, तो उसका आंसर है यस। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो पब्लिक टाइप का है। तो पब्लिक को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं माई कार डॉट करके ब्रांड मतलब उस फील्ड का नाम लिखूंगी तो मेरे को क्या वो देगा, टोयोटा वैल्यू दे देगा। देन मैंने देखा कि मैंने यहाँ पे कमेंट्स लगा दिए, मैं आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको करके दिखाती तो आपको ये एरर शो करता, ठीक है। जस्ट यहाँ से एक बार आप समझ लो। अगर अब आप क्या कर रहे हो, माई कार डॉट स्पीड से सेकेंड वाला वेरिएबल फील्ड को एक्सेस करोगे तो वो एक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि कार डजंट कंटेन अ डेफिनेशन फॉर द स्पीड। तो कार के पास स्पीड की कोई भी डेफिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है, फिलहाल इस क्लास में जब तुम एक्सेस करने जाओगे तो उसको नहीं कर सकते। सिर्फ तुम कार क्लास के अंदर ही उसको एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि उसकी फील्ड क्या है, हमारे पास प्राइवेट है। देन आता है थर्ड वाला जो कि प्रोटेक्टेड फील्ड है। तो एक्सेसिबल प्रोटेक्टेड फील्ड विल रिजल्ट एन एरर बिकॉज वी आर नॉट इन अ ड्राइव क्लास। तो मैंने आपको बताया था, या तो ये अपनी कार वाली क्लास के अंदर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, या इसके अलावा हमारी जो ईयर वाली फील्ड है उसको हम ड्राइव्ड क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। बट हमें पता जो हमारी प्रोग्राम क्लास है ये तो ड्राइव क्लास है ही नहीं, हमने इसकी ड्राइव क्लास बनाई भी नहीं, तो सिर्फ इसी क्लास के अंदर इसको कार के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। तो अगर मैं प्रोग्राम के अंदर एक्सेस करने जाऊंगी तो वो मेरे को क्या दे देगा, एरर। और एरर क्या आएगा, कार इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। तो लास्ट में क्या है, इंटरनल फील्ड। इंटरनल फील्ड पूरे उस प्रोजेक्ट में, मतलब इस जो जो ये वाला मेरा प्रोजेक्ट करंट में बना रही होंगी उसके अंदर कोई भी मैं क्लास बनाऊंगी तो वो उसको वहां से कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और इस क्लास में भी एक्सेस कर सकता है, इस क्लास में भी एक्सेस कर सकता है, बट ओनली सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के अंदर जो मेरा करंटली चल रहा है, ठीक है। इसीलिए जब मैं माई कार डॉट मॉडल करूंगी तो कोरोला मेरे को एज आउटपुट मिल जाएगा। फिर मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने कार वाले क्लास के अंदर जो मेरा ये मेथड बना हुआ है डिस्प्ले डिटेल्स, इसको कॉल कर रही हूँ। इससे क्या करूंगी, जो भी उसके अंदर के डेटा है, मतलब उसके अंदर का जो भी फील्ड मैं यहाँ पे कंसोल करा रही हूँ वो मेरे को रिजल्ट में क्या दे देगा, ब्रांड की वैल्यू, स्पीड, ईयर और मॉडल। तो ये थी हमारे पास फील्ड की एग्जाम्पल। आई होप अभी आपको इसके कोड से अच्छे से पता चल गया होगा कि फील्ड्स कैसे वर्क करती हैं। तो लास्ट एग्जांपल तो हमने देख ली थी एक्सेस मॉडिफायर्स की, ठीक है, उसकी टाइप्स की। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ फील्ड मॉडिफायर्स। आगे हमने मॉडिफायर्स भी पढ़ा था कि एक्सेस मॉडिफायर के बाद हम मॉडिफायर्स भी डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, सॉरी डिक्लेयर करते हैं। तो अब हम उसकी टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, रीड ओनली। रीड ओनली का काम क्या होता है वो देखते हैं। सो द वैल्यू ऑफ द फील्ड कैन ओनली बी असाइंड ड्यूरिंग द इनिशियलाइजेशन और विद इन द कंस्ट्रक्टर एंड इट कांट बी मॉडिफाइड आफ्टर द कंस्ट्रक्टर। तो इसमें क्या बोला गया,
रीड ओनली वैल्यू में हम जगह को मतलब उसके अंदर वैल्यू को असाइन करते हैं, दो तरीके से की जा सकती है। या तो स्टार्टिंग में उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, या हम कंस्ट्रक्टर के अंदर उसकी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। और इट कांट बी मॉडिफाइड आफ्टर द कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के बाद इसकी वैल्यू को अंदर से चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये सारे आप चारों पॉइंट्स आगे फर्दर डिटेल में एक एक स्लाइड में कवर करने वाले हैं विद द कोड। ओके, देन आता है कॉन्स्ट। तो एक कांस्टेंट फील्ड वैल्यू इज सेट एट द कंपाइल टाइम एंड कैन नॉट बी चेंज। तो कांस्टेंट फील्ड का क्या काम होता है? कांस्टेंट फील्ड में कंपाइल टाइम पे ही वैल्यू को फिक्स कर दिया जाता है, मतलब प्रोग्राम बनाते वक्त ही डिसाइड हो जाती है उसकी वैल्यू। ठीक है, और उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं बाद में। देन आता है स्टैटिक। द फील्ड बिलोंग टू द क्लास इटसेल्फ रेदर देन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। तो इसका क्या मतलब है? स्टैटिक मींस फील्ड क्लास का होता है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का नहीं होता है। ठीक है, सब ऑब्जेक्ट उसके अंदर एक शेयर्ड वैल्यू को यूज करते हैं। और इसकी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, उससे पहले लास्ट हम वोलेटाइल के बारे में पढ़ ले क्या होता है। सो वोलेटाइल इंडिकेट्स दैट अ फील्ड कैन बी मॉडिफाइड बाय द मल्टीपल थ्रेड एंड इट्स वैल्यू शुड नॉट बी कैशे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो वोलेटाइल है उसमें हम मल्टीपल थ्रेड्स मींस अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं, एक फील्ड की वैल्यू हर बार मॉडिफाई उसके अंदर हम कर रहे होते हैं। तो कंपाइलर को हम ये बोलते हैं कि जो भी वैल्यू है वो कैशे से ना लेके आए, मींस टेम्परेरी वैल्यू जो स्टोर करता है वहां से हमको वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें हमको वोलेटाइल की हेल्प से अपडेटेड वैल्यू मिलती है। वो कैसे, एग्जाम्पल से देखेंगे आगे। और इसके पहले आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल इन चारों की दे दूं, सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। रीड ओनली में आप ऐसा समझो कि आपका पासपोर्ट नंबर है, तो एक बार आपने वो इशू लाइक आपका जो पासपोर्ट का नंबर एक बार इशू हो गया, तो उसके बाद उसकी वैल्यू वो क्या होगी, चेंज नहीं होती। तो ये रीड ओनली होता है। देन फिर कॉन्स्ट में अपन ने ये बहुत बार ही पढ़ा हुआ है कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो वो हमेशा सेम ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो वैल्यू जो आपने एक बार कंपाइल टाइम पे दे दी, सेट कर दी, तो वो चेंज नहीं हो पाएगी। देन फिर आपके पास स्टैटिक आता है। तो स्टैटिक के अंदर आप ऐसे समझो कि आपकी कंपनी का कोई भी हेड ऑफिस का एड्रेस है, तो उसके अंदर जो भी इंप्लॉयज है सभी के लिए वो एड्रेस तो सेम ही रहेगा, वो अलग अलग तो नहीं होगा। तो ये स्टैटिक फील्ड का काम होता है कि उसके अंदर एक जो एक वैल्यू है वो शेयर होती है सभी के साथ। ठीक है, और वो वैल्यू सेम ही रहेगी सभी के लिए, चेंज नहीं होगी। और फिर लास्ट में वोलेटाइल की एग्जांपल ऐसे समझो, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल्स होता है, उसका करंट स्टेटस मींस लाइट से हम समझते हैं, और सबको हमेशा अपडेटेड स्टेटस उसका मिलना चाहिए, पुराना डाटा नहीं। सपोज अगर अभी गाड़ी चल रही है, और गाड़ी चल रही है मीन्स अपने को ऊपर से सिग्नल ग्रीन मिल रहा था, बट अगर बाय चांस उसने अपना सिग्नल रेड ही रहने दिया, तो इससे क्या हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरह से वोलेटाइल वर्क करता है। ओके, फिर आ गया अपने पास रीड ओनली, जिसको अब हम इसमें देखने वाले हैं अपना एक तरह से डिटेल में। ठीक है, तो रीड ओनली मॉडिफायर इंश्योर दैट द फील्ड कैन ओनली बी असाइंड ड्यूरिंग इट्स डिक्लेरेशन और इन द कंस्ट्रक्टर, वन असाइंड इट्स कांट बी मॉडिफाइड। इसका क्या मतलब है कि जब हम एक फील्ड को रीड ओनली बना देते हैं, इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू सिर्फ दो जगह पे ही हम सेट कर सकते हैं। वो मैंने आपको पीछे भी बताया, या तो जब उस फील्ड को डिक्लेयर करते हैं, मतलब जब उस वेरिएबल को हम बनाते हैं तब हम उसकी वैल्यू दे सकते हैं, या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर मींस जो क्लास का स्पेशल मेथड होता है कंस्ट्रक्टर, उसके मतलब उसके अंदर हम उसकी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद कभी भी उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। और एग्जाम्पल आपको पता ही है पासपोर्ट वाली, जब हमारा एक बार पासपोर्ट बनाते टाइम एक उसका नंबर असाइन हो गया, तो उसके बाद पासपोर्ट का जो भी नंबर रहता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। पासपोर्ट नंबर असाइन करना मींस डिक्लेरेशन देना, या कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर के जैसा है वो, मतलब कि एक बार उसकी वैल्यू मिल गई उसके बाद उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। और जब पासपोर्ट मिल जाता है तो उसका नंबर रीड ओनली ही रहता है, मतलब बदलता नहीं है। ठीक है, तो अभी हम इसकी कोड की एग्जांपल से समझते हैं। तो कोड में आप देखो, जैसे कि हमारे पास एक कार की क्लास है। ठीक है, पहले हम उसमें क्या कर रहे हैं, अपनी फील्ड को रीड ओनली बना रहे हैं, और उस फील्ड का नाम क्या है, ईयर। रिटर्न टाइप इंटीजर, क्योंकि ईयर क्या होता है, नंबर के फॉर्म में होता है, तो उसकी रिटर्न टाइप इंट। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक, तो उसको दूसरी क्लास में एक्सेस किया जा सकता है। तो मैंने बोला कि या तो आप जब फील्ड बना रहे हो तब उसकी वैल्यू को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो, या मतलब ईयर की वैल्यू आप यहीं पे असाइन कर रहे हो स्टार्टिंग में। या दूसरा क्या तरीका होता है, आप कंस्ट्रक्टर के अंदर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक स्पेशल मेथड जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंट मीन्स यहाँ पे क्या था, मेरी ये वाली फील्ड, इसको अगर हमने इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करना है तो हम थ्रू द कंस्ट्रक्टर करेंगे। यहाँ पे हमने ईयर ले लिया, ABCD कुछ भी ले सकते हो। फिर ये क्या किया, ये वाली फील्ड ईयर को हम इस सॉरी ये वाली ईयर पैरामीटर को हम इस ईयर वाले फील्ड के अंदर दे रहे हैं। मैंने आपको लास्ट में ये भी बताया था, अब दिस डॉट अगर ऐसे भी लिख रहे हो
तो भी ये वर्क कर जाएगा। असाइंड अलोड ओनली इन द कंस्ट्रक्टर, इसमें जो वैल्यू को असाइन किया जा सकता है सिर्फ कंस्ट्रक्टर के अंदर ही किया जा सकता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, तो ये वर्क करेगा आपका। देन अपने पास आता है क्लास का प्रोग्राम हमने बनाया जिसके अंदर हमारा मेन मेथड को हम कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, हमारी कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ही अपने पैरामीटर्स को सॉरी अपने आर्गुमेंट्स यहाँ पे पास करें, जो कि क्या है 2022, मतलब वैल्यू यहाँ पे पास करेंगे। ये वैल्यू अब हमारी क्या जाएगी, ऊपर वाले ये वाले कंस्ट्रक्टर के पास चली जाएगी, ठीक है। और इसमें 2022 वैल्यू यहाँ पे जाएगी, तो इस ईयर वाले फील्ड के पास अब कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 2022। तो जब मैं इसको कंसोल कराने लगूंगी तो मेरे को आउटपुट देगा ये वाली 2022। तो अगर मैं इसके बाद मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था, माई कार डॉट, और मेरी फील्ड का नाम क्या था, ईयर, इसकी वैल्यू को मैं 2023 करने का ट्राई करूंगी, तो ये मेरे को क्या दे देगा, एरर दे देगा। क्यों, बिकॉज इट कांट मॉडिफाई द रीड ओनली वैल्यू। एक बार आपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसकी वैल्यू को असाइन कर दिया या ऊपर असाइन कर दिया, तो उसके बाद उसकी वैल्यू चेंज कभी भी नहीं होती। तो ये होता है रीड ओनली का काम। ओके, नेक्स्ट आता है अपने पास const field। तो const modifiers defines a constant value that cannot be changed when assigned। तो इसमें भी क्या है, constant value अगर आपने एक बार डिफाइन कर दी तो वो वैल्यू उसके बाद असाइन होने के बाद चेंज हम उसको नहीं कर सकते। उसकी एग्जांपल हमने पाई वाली देखी थी कि पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 मतलब होती है, ये कभी भी बदलती नहीं है। इसीलिए हम इसे प्रोग्राम में कॉन्स्ट बना सकते हैं ताकि ये वैल्यू हमेशा क्या रहे, फिक्स। क्योंकि जिसकी वैल्यू ऑलरेडी पता ही है हमें, और पता है कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, तो उस फील्ड को आप क्या बना सकते हो, स्टार्टिंग में ही कॉन्स्ट बना सकते हो। तो कॉन्स्ट का मतलब होता है कि कांस्टेंट वैल्यू जो प्रोग्राम के चलने से पहले ही क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। एक बार कांस्टेंट की वैल्यू सेट कर दी तो कभी भी उसकी वैल्यू को हम उसमें बदल नहीं सकते। ये वैल्यू कंपाइल टाइम पे ही फिक्स हो जाती है, मतलब प्रोग्राम लिखते वक्त ही डिसाइड हो जाती है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो अब हम इसके बाद इसकी एग्जांपल देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कार क्लास है जिसके अंदर हमने एक कॉन्स्ट फील्ड बनाया। कॉन्स्ट फील्ड जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, उसका नाम क्या रखा, फ्यूल टाइप। उसके अंदर हम पेट्रोल वैल्यू जो शुरू से ही कॉन्स्ट बना रहे हैं, मतलब इसकी अब फ्यूल टाइप की वैल्यू क्या रहेगी, पेट्रोल ही रहेगी जब भी हम इसको कॉल करेंगे, ठीक है। और यहाँ यहाँ पे मेरा मेन प्रोग्राम है, जब मैं अब कॉन्स्ट वाले फील्ड को लाइक कॉल करने का ट्राई करूंगी तो क्या होगा, देखो कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे मैं कंसोल कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, क्लास के नेम के थ्रू उसको कॉल कर रही हूँ। जो कॉन्स्ट होते हैं, कॉन्स्ट वाले फील्ड्स, हम उसको क्लास के नेम से कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, उसको कॉल करेंगे। फिर हमने क्या दिया कि हमारी फील्ड का नाम लिख दिया, फ्यूल टाइप। तो अब ये मेरे को क्या आउटपुट देगा, पेट्रोल ही देगा हमेशा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं कार डॉट फ्यूल टाइप कुछ भी लिखूं, डीजल, या मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, तो अगर मैं ये करूंगी तो ये मेरी वैल्यू को मॉडिफाई करने ही नहीं देगा। और मॉडिफाई अगर मेरी वैल्यू नहीं होगी तो वो मेरे को क्या देगा, स्क्रीन पे एरर शो कर देगा। तो इसीलिए हम कंपाइल टाइम पे इसकी वैल्यू को हमेशा फिक्स कर देते हैं। इसीलिए इसका जो रिजल्ट आया अपने पास क्या आया है, रिजल्ट क्या आया है, पेट्रोल, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्स्ट फील्ड वर्क करती है। देन अपने पास आ जाते हैं स्टैटिक फील्ड। दो तो वो स्टैटिक मॉडिफायर्स मेक अ फील्ड शेयर्ड अक्रॉस ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। इट बिलोंग्स टू द क्लास नॉट द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। तो इसकी लाइन से ही पता चल रहा है कि जो स्टैटिक मॉडिफायर्स होते हैं वो पूरी मतलब उसकी जो फील्ड हमने बना दी स्टैटिक मॉडिफायर से, तो वो शेयर की जाती है अक्रॉस ऑल द इंस्टेंसेस। मतलब उसके अंदर जो भी आप ऑब्जेक्ट मतलब इंस्टेंस क्रिएट करोगे वो सबके लिए सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इट मीन्स वो बिलोंग करता है पूरी क्लास को, ना कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और इसके अलावा आप ऐसे कह सकते हो कि when a field is marked as static, it means only one copy of that particular field exists for the entire class। पूरी क्लास के लिए सिर्फ उसकी एक ही कॉपी एग्जिस्ट करेगी। The field is shared by all the object means instances of the class। तो जितने भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट या इंस्टेंसेस बनाए जाएंगे सबके लिए वो फील्ड सेम रहेगी, उसकी वैल्यू सेम रहेगी। इट बिलोंग टू द क्लास इटसेल्फ, नॉट द पर्टिकुलर या इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। और इसकी रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताई थी। जैसे कि कोई भी ऑफिस है, उस पर्टिकुलर ऑफिस का एड्रेस उस सारे एम्प्लॉयज के लिए सेम रहेगा। ये नहीं है कि किसी दूसरा एम्प्लॉय आएगा तो उसके लिए उसका एड्रेस अलग हो जाएगा, नो। वो फील्ड क्या होती है, स्टैटिक होती है सबके लिए। तो अब इसकी कोड में एग्जांपल देखो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
कि हमारी जो फील्ड है हमने स्टैटिक टाइप की बनाई है। यहाँ पे हम टोटल कार्स की वैल्यू स्टार्टिंग में ही इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 से। देन हम क्या कर रहे हैं कि उस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे उसके बाद मतलब इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीमेंट होती चल जाएगी। पहले बार हमने जब कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक ऑब्जेक्ट एक बार ही क्रिएट किया तो क्या हो गया, अब मतलब स्टार्टिंग में वैल्यू क्या थी उसकी 0 थी। ऑब्वियसली जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, तो अब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार ही कॉल की मतलब एक बार ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसकी वैल्यू अब यहाँ पे हो जाएगी टोटल कार्स की वैल्यू 1। फिर जब दूसरी बार हमने क्लास का दोबारा से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो अब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट होके 2। अब ऐसे ही मैं अगर एक बार और क्लास कार, मेरी क्लास का नाम क्या था, कार, और मैं यहाँ पे कार 3 ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, न्यू कार। तो अब मैं जब इसको कॉल करूंगी तो अब मेरी यहाँ पे इसकी वैल्यू को क्या कर देगा, इंक्रीमेंट करके 3। तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3। और अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं, पहले एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट किया 1 हुआ, फिर दूसरी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इंक्रीमेंट होकर उसकी वैल्यू 2 होगी। तो जब हमने कार डॉट टोटल कार मतलब इस पर्टिकुलर फील्ड को हमने प्रिंट कराया तो अभी मेरे को क्या स्क्रीन पे शो करेगा, 2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आउटपुट। तो ये क्या रहता है, अक्रॉस द मतलब पूरे क्लास के अंदर उसकी वैल्यू सबके साथ शेयर होती है। जितनी बार उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाएंगे, जैसे यहाँ पे हम जितनी बार उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इस उसी के अंदर इंक्रीमेंट वैल्यू होती चली जा रही है टोटल कार की। ठीक है, तो ये स्टैटिक फील्ड इस तरह से वर्क करती है। वो क्या होती है कि वो फील्ड सभी के साथ शेयर की जाती है अक्रॉस द इंटायर मतलब इंटायर ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, किसी एक ऑब्जेक्ट को नहीं की जाती। ओके, फिर हमारे पास इसकी फोर्थ टाइप आती है वोलेटाइल फील्ड। तो ये क्या होती है, द वोलेटाइल मॉडिफायर इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट द फील्ड कैन बी मॉडिफाइड बाय द मल्टीपल थ्रेड्स एंड इट शुड नॉट बी कैशे बाय द कंपाइलर। तो इसका क्या मतलब होता है, वोलेटाइल एक कीवर्ड होता है जो सी शार्प में ये मतलब बताता है कि इस फील्ड की वैल्यू मीन्स कि इसके कई सारे थ्रेड्स एक साथ चेंज कर सकते हैं इसकी वैल्यू, इसलिए प्रोग्राम को हमेशा मेमोरी से लेटेस्ट वैल्यू लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि पहले तो आपको यही चीज याद रखनी है कि जो ये वोलेटाइल है ये भी एक हमारा कीवर्ड है, और ये क्या है, मॉडिफायर है किसका, हमारी फील्ड्स का। ठीक है, और इसका काम क्या है कि ये मल्टीपल थ्रेड्स मतलब उसकी वैल्यूज को मॉडिफाई करता रहता है। तो ये क्या करता है कि कैशे से मेमोरी मतलब जो कैशे होता है ना, कैशे से अपनी लेटेस्ट वैल्यू सॉरी कैशे से अपनी वैल्यू नहीं लेता, क्योंकि कैशे क्या करता है, टेम्परेरी टाइम के लिए कुछ भी वैल्यू स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पे वो कैशे से वैल्यू ना लेके लेटेस्ट वैल्यू लेता है जो उसकी होती है। ठीक है, वो कैसे, वो हम देखते हैं। मतलब कि जब एक वेरिएबल में मल्टीपल थ्रेड्स का एक्सेस हो तो वैल्यू जो होती है ना वो बार बार चेंज हो सकती है। अगर वेरिएबल हमारा वोलेटाइल ना हो तो सिस्टम जो उसकी पुरानी वैल्यू होती है ना, जो कैशे में स्टोर करी होती है टेम्परेरी टाइम के लिए, उसको यूज कर लेता है। इसीलिए हमको अपने फील्ड के साथ वोलेटाइल कीवर्ड को यूज करना पड़ता है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आप ऐसे समझो जैसे कि आपके घर में एक फैन है, उसका एक स्विच है, ठीक है, और पर उस फैन को ऑन और ऑफ करने का काम ना कोई भी आपके घर में दो लोग कर रहे हैं, मतलब दो थ्रेड्स कर रहे हैं। जैसे कि आप और आपका भाई हो गया, जैसे उसने, अब वो क्या करेगा, अगर आप गए तो आपने ऑन करना है तो आप ऑन कर दोगे, फिर अगर आपको आपको उस फैन को ऑफ करना है तो आप ऑफ कर सकते हो। अब क्या होगा कि हर बार फैन का स्टेटस देखने के लिए आपको रियल स्विच का स्टेटस देखना पड़ेगा। मतलब कि जब भी आप जाओगे तो आपको पहले फैन का स्टेटस देखना पड़ेगा। अगर तो वो फैन ऑन है तो आपकी, अब आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको उसको ऑफ करना पड़ेगा, और अगर आप आए हो जल्दी जल्दी और आप बैठे हो तो आपने देखा अगर फैन ऑफ है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। मतलब कि हर बार आपको फैन का स्टेटस देखने के लिए आपको रियल टाइम का मतलब स्विच का स्टेटस पहले पता होना चाहिए, पुरानी या कॉपी वैल्यू नहीं देखनी चाहिए। अगर आप पुरानी वैल्यू को देख रहे हो मीन्स कैशे से जो आप टेम्परेरी वैल्यू ले रहे हो, तो आप क्या समझोगे कि सपोज अगर आप अभी आए और आपने देखा कि फैन तो मतलब ऑन किया हुआ है बट कैशे के अंदर फैन की वैल्यू ऑफ थी, तो इससे क्या होएगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में। ठीक है, तो इसीलिए हम वोलेटाइल लगाते हैं ताकि हमको उसकी लेटेस्ट वैल्यू पता लगे। कि जैसे अगर मैं अभी रूम में आई, मेरे को उसकी वैल्यू को फैन को ऑन करना था और मैंने देखा कि फैन ऑफ है, तो मैं आगे क्या कर सकती हूँ, उसकी वैल्यू को ऑन कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं स्विच को देख के लेटेस्ट वैल्यू देख रही हूँ कि उसका स्टेटस क्या है, ऑफ है। तो मैं अब उसको क्या कर रही हूँ, ऑन कर रही हूँ। तो अब आप इसको कोड से समझो कि वो कैसे वर्क करता है। कोड में है प्राइवेट वोलेटाइल
ठीक है। और यहाँ पे हम कह रहे हैं बूल टाइप का, बूल हमें क्या रिटर्न करता है, ट्रू, ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में वैल्यू। तो इज रनिंग नाम का मैंने एक फील्ड बनाया, यहाँ पे वॉलेटाइल फील्ड है तो मीन्स हमें लेटेस्ट वैल्यू देगा। और जब भी आपको इसको यूज करना है तो ये थ्रेड्स के साथ काम करता है, तो इसीलिए हम यूज सिस्टम डॉट थ्रेडिंग भी लिखेंगे। ये आप स्टार्टिंग में दोनों ऐड कर लेना, ठीक है, नेम स्पेस में। देन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको बोलते हैं नेम्ड मेथड। जो ये मैंने बनाए हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, सिंपली हमने मेथड दिया यहाँ पे, फिर रिटर्न टाइप क्या उसकी void, और मेथड का ये है स्टार्ट कार टाइप का मेथड है। और इसका क्या है, स्टेटस क्या है, इस रनिंग की वैल्यू हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, ट्रू असाइन कर रहे हैं। इसको नेम्ड मेथड बोलते हैं। जब हम मेथड्स पढ़ेंगे कि किस टाइप के होते हैं, तो उसमें हम नेम्ड मेथड को भी देख लेंगे एक बार। बट आप यहाँ पे एक बार सिंपली एग्जाम्पल समझ लीजिए कि स्टार्ट कार नाम का एक हमारे पास हमने मेथड बनाया, जिसमें हमारे इस फील्ड की वैल्यू हमने एक बार ट्रू असाइन कर दी, क्योंकि स्टार्ट कार है तो ऑब्वियसली चल रही है तो ट्रू होगी। फिर हमने स्टॉप कार के लिए बनाया, तो उसका रनिंग स्टेटस क्या होगा, फॉल्स, मीन्स अभी कार क्या है, हमारी रुकी हुई है। फिर हमने थर्ड वाला क्या बनाया कि उसमें हमें इज रनिंग नाम का हमारा मेथड है, जो हमें क्या बताएगा, हमारे उस पर्टिकुलर फील्ड के स्टेटस को बताएगा, जो कि हमें रिटर्न क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स में वैल्यू। तो इसीलिए हमने इस मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो बूल रखा। अब मेन प्रोग्राम है हमारा, ठीक है। उसके अंदर मेन मेथड सबसे पहले कॉल होगा, फिर हमने क्या किया, उस कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ऑब्जेक्ट के साथ साथ हमें यहाँ पे थ्रेड्स क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि वॉलेटाइल है तो थ्रेड्स के साथ काम करना पड़ेगा। पहले हमने एक थ्रेड बनाया, और थ्रेड को कॉल करने का भी तरीका यही होता है, सबसे पहले आप थ्रेड लिखो, फिर आपने उस थ्रेड का नाम दे दिया, एबीसी कुछ भी दे दो। यहाँ पे वो थ्रेड वन ले रहे हैं, मैं एक बार T1 लिख रही हूँ, इज इक्वल टू न्यू, फिर थ्रेड लिख दिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हमारे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, कार डॉट, हम उस फर्स्ट वाले मेथड को कॉल कर रहे हैं जो जिसका नाम क्या था, स्टार्ट कार, ठीक है। फिर ऐसे सेकंड थ्रेड हमने क्रिएट किया, जिसमें हम अपने स्टॉप कार को कॉल कर रहे हैं। तो इसको जब स्टार्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे थ्रेड का नाम कॉल किया, फर्स्ट वाले का थ्रेड का नाम क्या था, थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट, फिर थ्रेड 2 डॉट स्टार्ट। अब इससे क्या हो रहा है कि हम थ्रेड 1 और थ्रेड 2 दोनों को एक साथ ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अभी क्या है कि जो थ्रेड 1 डॉट ज्वाइन है और थ्रेड डॉट ज्वाइन है, इसका काम क्या होता है यहाँ पे कि इफ यू डोंट यूज द ज्वाइन, द मेन प्रोग्राम माइट रीच द कंसोल डॉट राइट लाइन। अगर यहाँ पे आप ज्वाइन का यूज नहीं करते हो, तो क्या होगा कि फर्स्ट वाला थ्रेड चल जाएगा, सेकंड वाला थ्रेड चल जाएगा, बट रिजल्ट क्या आएगा किसी को कुछ पता नहीं है, और वो सीधा क्या करेगा, कंसोल राइट लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। इससे हमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इससे प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप ज्वाइन वाला काम नहीं लिखते हो ना यहाँ पे, तो मतलब जो फर्स्ट वाला थ्रेड है, अपने को नहीं पता कि उसने अपना काम अभी कंप्लीट करा है या नहीं करा। वैसे ही थ्रेड 2 है, उसने अपना काम कंप्लीट करा है या नहीं करा, कुछ नहीं पता। तो अगर हम चाहते हैं कि वो अपना अपना काम कंप्लीट करके आए, हमें नहीं पता कि कौन सा थ्रेड पहले वर्क करेगा, ये वाला करेगा, ये वाला करेगा, मतलब थ्रेड 1 करेगा या थ्रेड 2। बट जो भी थ्रेड अपना काम कर रहा है, या फर्स्ट है या सेकंड, वो अपना काम कंप्लीट करके आए, तभी वो कंसोल वाला प्रिंट करेगा। फिर क्या होगा, सपोज अगर पहले थ्रेड 1 चला, थ्रेड 1 का काम किया, जब वो चलेगा तो वो स्टार्ट कार को कॉल करेगा, स्टार्ट कार को कॉल करेगा, मतलब हमारा स्टेटस क्या आ जाएगा, ट्रू। फिर वो थ्रेड 2 को देखेगा, थ्रेड 2 अगर चला तो उसका स्टेटस क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा, थ्रेड 1 ने अपना काम जो मतलब थ्रेड 1 डॉट ज्वाइन लगाएंगे तो इसने अपना काम पूरा कर लिया, थ्रेड 2 डॉट ज्वाइन लगाया तो इसने अपना काम कंप्लीट कर लिया। अब कंसोल में जैसे वो रन किया, अगर थ्रेड 1 पहले रन किया तो वो अपने को रिजल्ट में क्या दे देगा, तो कार डॉट, जब वो फील्ड को कॉल करेंगे तो ट्रू आ जाएगा रिजल्ट। अगर तो इसके ऑपोजिट हुआ, जैसे कि पहले मेरा थ्रेड्स में ना कोई भी थ्रेड पहले वर्क कर सकते हो, जैसे कि सपोज अगर थ्रेड 2 डॉट स्टार्ट वर्क करा, तो थ्रेड 2 हमारा किस लिए उसमें हम क्या कॉल कर रहे थे, स्टॉप कार को। तो मतलब मेरा स्टेटस क्या हो गया यहाँ पे, पहले फॉल्स हो गया, फिर दूसरा वाला थ्रेड वर्क किया तो उसका काम क्या था, उसने रिजल्ट दिया मेरे को ट्रू। तो अगर जब मैं अब इसको कॉल करूंगी कार डॉट इज रनिंग से, तो मेरे को उसका स्टेटस क्या दे देगा यहाँ पे, ट्रू। और फर्स्ट वाले केस में क्या कर रहा था, मेरे को वो कंप्लीट होने के बाद अपना स्टेटस क्या दे रहा था, फॉल्स। तो इस कार रनिंग की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, फॉल्स। तो मतलब वी कैन यूज ज्वाइन टू मेक श्योर कि वेट अंटिल बोथ स्टॉप कार एंड स्टार्ट कार थ्रेड्स फिनिश देयर वर्क, ठीक है, बिफोर प्रिंटिंग द रिजल्ट। जब रिजल्ट प्रिंट करने से पहले पहले दोनों थ्रेड्स अपना काम कंप्लीट कर ले, इसीलिए हम ज्वाइन का यूज करते हैं,
ठीक है, आई होप अभी आपको वोलेटाइल फील्ड का समझ आ गया होगा। ये जस्ट मैं आपको नॉर्मली करवा रही हूँ, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि ये भी एक फील्ड होता है अगर आपसे फील्ड के मॉडिफायर्स के बारे में इंटरव्यू में पूछ लिया जाए। तो ये डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्ट एंड रीड ओनली कीवर्ड, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कॉन्स्ट का पढ़ते हैं। कॉन्स्ट क्या है? कैन नॉट चेंज आफ्टर द डिक्लेरेशन। तो इसकी वैल्यू की यहाँ पे बात की जा रही है कि इसकी जो वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होती, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बट रीड ओनली में क्या होता है? कैन बी असाइंड इन द कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इसकी वैल्यू को सेट करते हैं। ठीक है, इनिशियलाइजेशन में जो कॉन्स्ट है मस्ट बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, मतलब वैल्यू को तुरंत ही देना पड़ता है जब भी हम उसका वेरिएबल बना लेते हैं। तो इसमें क्या रहता है? रीड ओनली में कैन बी असाइंड एट द रन टाइम इन द कंस्ट्रक्टर, मीन्स कंस्ट्रक्टर में या डिक्लेरेशन पे जाके उसकी वैल्यू को हम दे सकते हैं। ठीक है, देन स्कोप, तो इट्स स्टैटिक बाय डिफॉल्ट। तो ये इसका जो स्कोप है वो स्टैटिक रहता है, शेयर्ड अक्रॉस ऑल द इंस्टेंसेस, मतलब जो कॉन्स्ट है वो ऑटोमेटिकली स्टैटिक ही होता है। इसका मतलब ये है कि जो इसकी वैल्यू है क्लास लेवल पे होती है, ऑब्जेक्ट लेवल पे नहीं होती। सभी ऑब्जेक्ट के लिए इसकी जो वैल्यू है वो सेम रहती है। ऑब्जेक्ट बनाने की इसमें हमें नीड नहीं पड़ती, कांस्टेंट वैल्यू को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो रीड ओनली क्या है? कैन बी इंस्टेंट बेस्ड और स्टैटिक। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये रीड ओनली लाइक जो है ना, ये ऑब्जेक्ट लेवल पे भी हो सकता है और स्टैटिक भी हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट लेवल का मतलब क्या होता है कि जो भी हर ऑब्जेक्ट होगा ना वो अपना अपना उसकी अलग अलग वैल्यू उसमें होती है। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि जो सभी ऑब्जेक्ट है ना उसी के लिए एक वैल्यू जो असाइन कर दी ना, वो रन टाइम पे जो असाइन होगी वही रहेगी उसकी वैल्यू। देन असेसिबिलिटी, असेस्ड यूजिंग द क्लास नेम। तो इसको असेस करना है तो हम क्लास नेम से करते हैं, जैसे कि क्लास नेम डॉट कॉन्स्टेंट का नेम। देन असेस्ड यूजिंग एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस और द क्लास नेम। तो इसको असेस करना है तो आप इसको कैसे कर सकते हो? ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हो, ऑब्जेक्ट डॉट रीड ओनली वैल्यू का जो भी नाम है उससे एक्सेस कर सकते हो। और अगर ये स्टैटिक है तो उसको आप डायरेक्टली क्लास नेम से भी कर सकते हो। देन असाइनमेंट टाइम, असाइंड ओनली एट द कंपाइल टाइम। तो असाइनमेंट टाइम लाइक कंपाइल टाइम पे ही इसकी वैल्यू असाइन करी जाती है। और जो इसमें है असाइन ओनली एट द रन टाइम, तो इसमें वैल्यू जो है रन टाइम पे कंस्ट्रक्टर में इसको असाइन किया जाता है। वैल्यू बिहेवियर मीन्स वैल्यू इज फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज फॉर द कॉन्स्ट कीवर्ड, मतलब वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, कभी चेंज नहीं होती, कॉमन फॉर ऑल। तो रीड ओनली के लिए क्या है? वैल्यू कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन, मतलब वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाते वक्त अलग हो सकती है, डिफरेंट लाइक डिफरेंट पर ऑब्जेक्ट। ओके, देन कॉमनैलिटी क्या है इसमें? वैल्यू इज कॉमन फॉर द ऑल ऑब्जेक्ट, मीन्स एक ही वैल्यू सबके लिए रहती है, कॉमन फॉर दी ऑल ऑब्जेक्ट। तो रीड ओनली में क्या होता है? वैल्यू कैन बी डिफरेंट फॉर ईच ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे वैल्यू हो सकती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से कवर जरूर कर लेना, और ये इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर अपने पास आती है लास्ट में समरी। तो समरी में सबसे पहले रीड ओनली, सो वैल्यू कैन ओनली बी असाइंड इन द कंस्ट्रक्टर और एट द डिक्लेरेशन एंड कैन नॉट बी चेंज लेटर। तो इसमें क्या बोला गया है कि रीड ओनली में सिर्फ एक बार वैल्यू असाइन होती है, फिर उसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। वैल्यू सिर्फ कंस्ट्रक्टर या डिक्लेरेशन में ही दी जा सकती है, उसको बदल नहीं सकते। फिर आता है कॉन्स्ट, सो वैल्यू इज फिक्स एट द कंपाइल टाइम एंड कैन नॉट बी मॉडिफाई आफ्टर द असाइनमेंट। एक बार इसमें वैल्यू असाइन कर दी तो उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है कंपाइल टाइम पे, उसको बाद में मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल वही पाई वाली। तो स्टैटिक में क्या होता है? शेयर्ड अमंग ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास बिलोंग टू द क्लास नॉट द ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो वो फील्ड है वो सब उस मतलब वो सारे ऑब्जेक्ट के लिए ही सबके साथ शेयर की जाती है, सबके साथ वो कॉमन उसकी वैल्यू रहती है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। सॉरी, वो बिलोंग टू द पर्टिकुलर क्लास नॉट द ऑब्जेक्ट, मतलब वो सारे क्लास के अंदर जितने भी तुम उसके इंस्टेंसेस क्रिएट करोगे वो सबके साथ शेयर की जाएगी, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ नहीं। ठीक है, और इसकी एग्जांपल स्टैटिक वाली, जैसे कि आपके कॉलेज का नेम है, उस कॉलेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं और उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो उन सबका जो कॉलेज का नेम है वो स्टैटिक है, मीन सभी के लिए सेम है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो इस तरह से स्टैटिक फील्ड वर्क करती है। लास्ट में आता है वोलेटाइल, इंश्योर दैट द फील्ड वैल्यू इज ऑलवेज रीड फ्रॉम द मेमोरी यूजफुल इन द मल्टी थ्रेड एनवायरनमेंट। तो ये वोलेटाइल का काम वैसे तो जब मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में हमको काम करना होता है, जब मल्टीपल थ्रेड्स चलाने होते हैं तब हम यूज करते हैं। और इससे क्या करता है कि वो कैशे से वैल्यू रीड नहीं करता, क्योंकि कैशे में स्टोर करता है वो टेम्परेरी वैल्यू। बट हमें क्या चाहिए? अगर लेटेस्ट वैल्यू चाहिए और थ्रेड हमें लेटेस्ट वैल्यू ला ला के दे, तब हम वोलेटाइल फील्ड का
यूज करते हैं, ठीक है। और वोलेटाइल फील्ड में हमने वो स्विच ऑन और ऑफ की एग्जांपल पीछे कवर करी थी। सो दीज मॉडिफायर्स कंट्रोल हाउ द डेटा इज हैंडल एंड एक्सेस विद इन द क्लास। तो इससे हमें पता लगता है कि जो ये मॉडिफायर्स हैं उससे कैसे डेटा को हैंडल किया जाता है और कैसे उसकी एक्सेसिबिलिटी है विद इन दी पर्टिकुलर क्लास। तो ये समरी थी, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा। अगर आपको किसी भी तरह का कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ गाइस मेरे वीडियोस और लेक्चर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।